स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट अब हम लोगों को करना है। सेकेंड पार्ट मतलब अब हम लोगों के कंपटीशन लेवल डेफिनेशन से हट करके हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं पिछले वाले में। जिन लोग एकदम फ्रिक्शन जीरो लेवल से अगर पढ़ना है तो पहला पार्ट भी देख लें और उसका डेफिनेशन देख लें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। अब हम लोग करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से ब्लॉक्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे आईआईटी और नीट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रिक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या जो चीज फर्स्ट पार्ट में जो चीज छूट गया है उस चीज को आप लोग पहले ये वीडियो देख लेंगे फर्स्ट सेकंड वाला। उसके बाद मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट में बताया था वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, सिंपली अगर एक लाइन में कहना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी, जब कोई एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में होकर, रिलेटिव वेलोसिटी तो बहुत सारा हो सकता है, सन और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन है, मून और सन के बीच में, क्या यहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा है? नहीं। जब कांटेक्ट में रह करके एक दूसरे के कांटेक्ट में रह करके एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहें या रोल करना चाहेंगे तब जा करके हमारे पास फ्रिक्शन आएगा। मतलब फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन जब कोई बॉडी, दो बॉडी कांटेक्ट में रहते हुए रिलेटिव मोशन करने का कोशिश करता है वहां पर आता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमने ये सपोज कर लिया कि भाई फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप का होता है। तो हमने कहा सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या था? ऐसा फ्रिक्शन जब हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और मोशन ना हो तो स्टैटिक होगा। फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन में ही हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतने ही उसी के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करते हैं, और F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन या म्यू इनटू R रिएक्शन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कांटेक्ट सरफेस पर जितना रिएक्शन होगा और म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्ट। डायनामिक फ्रिक्शन होता है काइनेटिक। इसमें दो टाइप के हमारे पास होंगे, एक स्लाइडिंग होगा और एक हमारे पास क्या होगा, स्लाइडिंग होगा और एक होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू k इनटू n होता है। म्यू s यहां पर लिखते हैं जनरली हम लोग, अगर कुछ भी नहीं दिया तो म्यू s होगा और म्यू k काइनेटिक। अब हमने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत नहीं, कम होता है। बहुत कम नहीं होगा लेकिन हाँ कम होगा, हमेशा म्यू एस ज्यादा होगा। और एक हमारे पास आता है रोलिंग, तो हमारे पास आएगा म्यू आर और कैपिटल आर रिएक्शन एंड रेडियस। देखो रोलिंग तभी हो पाएगा जब हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा। सर्कुलर का मतलब सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, व्हील हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोई भी हमारे पास ऐसा जो लुढ़क सकता है, जो मोशन कर सकता है, रोटेट कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर ही हमारे पास आएगा। ये देखिए हम लोग कहेंगे म्यू आर जो है, देखिए म्यू एस एंड म्यू के दोनों के पास यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये नो यूनिट बट हमारे पास म्यू जो आर है, स्मॉल आर, ये जो भी रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग हैं, इसका यूनिट मीटर होता है और डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट फैक्टर बन जाता है, जो छोटा सा अगर पार्ट अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो म्यू आर मतलब रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका यूनिट मीटर होगा और एल से डिनोट करते हैं हम लोग, एल इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, तो हमने कहा कि म्यू आर जो है मच लेस देन म्यू के होगा, और उससे भी हमारे पास ये म्यू के है, और उससे भी हमारे पास सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे और यहां तक हम लोग जानते हैं, जो कि एक क्विक रिवीजन हो गया जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोगों को रही बात कि अप्लाइड फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा फ्रिक्शन आएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम है, तो कैसे हमारे पास उसके बीच में ग्राफ हम लोग बना सकते हैं स्टैटिक और डायनामिक के बीच में। जनरली बच्चा लोग हम लोगों को अभी इस चैप्टर में केवल और केवल स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पढ़ना है। स्लाइडिंग का और रोलिंग का क्या मतलब है?
स्लाइडिंग का मतलब होगा जब भी कोई कांटेक्ट में कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा होगा तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन अगर प्योर रोलिंग की अगर केस कही जाए, प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास जो बॉडी अगर जहां पर जिस भी कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में रोल कर रहा होगा उसके कांटेक्ट पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। कभी देखा है आप लोगों ने प्योर रोलिंग? हमने कहा कि देखिए सबसे ज्यादातर हम लोग जनरली मान करके चलें कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, व्हील्स या साइकिल चला रहे हैं, बच्चा लोग मोटरसाइकिल अगर चला रहे हैं तो वो वहां पर रोलिंग हो रहा है। लेकिन अगर कभी एकदम सडन ब्रेक लगाना पड़े तो वो स्लाइड होकर के पहिया एकदम रुक जाता है और रोड पर निशान बन जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, बहुत हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी होती है, लेकिन कभी जहां पर रोड पर अगर टायर की निशान, अगर स्लाइडिंग का निशान अगर बना हुआ है तो वहां पर स्लाइड हुआ है, रिलेटिव मोशन था। और अगर रोल होता हुआ है, अगर प्योर रोलिंग है तो कांटेक्ट सरफेस पर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा कांटेक्ट पॉइंट पर। और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 होना चाहिए। मतलब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई हमारे पास कार चल रही है तो उस व्हील का सेंटर का जो स्पीड होगा, व्हील के सेंटर का स्पीड वो 200 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन कांटेक्ट पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसका वेलोसिटी 0 है, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी वहां पर 0 होता है। रोलिंग मोशन में और सर्कुलर मोशन में मैं इस पार्ट को भी डिस्कस करूंगा बच्चा लोग, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, एक एक पार्ट को हम लोगों को समझ करके चलना है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स हम लोग करते हैं, अप्लाइड फोर्स हम लोग लगाएं तो सबसे पहले तो मोशन होगा नहीं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। मैंने एक टर्म यूज किया था, लेजी फोर्स होता है। लेजी फोर्स का मतलब जितना आप अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग समझें। हमने कहा कि देखिए भाई, ग्राफ बिटवीन, अगर हम लोग कहें graph between applied force and graph between applied force and friction force। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ। अब हमने कहा कि देखिए सर, यहां पर अगर हमारे पास ये ले लिया गया, हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स है। अब हमने कहा कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स, जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स हम लोग बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का मैग्नीट्यूड जो होगा बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड बराबर मतलब ये, अगर यहां पर जितना है उतना यहां पर है तो ये एंगल हमेशा क्या होगा? 45 डिग्री होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। मोशन अभी नहीं हो रहा है, यानी जितना हमारे पास अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाते जाएंगे, अभी बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में आने के बाद हमने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी में होगी। हमने कहा कि ठीक है भाई, स्लाइड करा देते हैं। फिर स्लाइड करने के बाद कुछ दूर तक ही अगर हम लोग चलेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। यानी अब यहां से मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन। और इधर हमारे पास क्या है बेटा? रेस्ट। और रेस्ट में जो हमारे पास काम करता है फ्रिक्शन, वो क्या काम करता है भाई? वो काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है FL। और हम किसका मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन का। और ये हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है, ये फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इनटू एन। तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना यहां तक, अभी हमारे पास इसके इधर पूरा रेस्ट में, यहां से यहां तक स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक। और इधर हमारे पास डायनामिक कंडीशन स्टार्ट हो गया, यानी डायनामिक।
तो ये चीज आप लोग को ये समझना है कि जो ग्राफ है फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से डेवलप होता है और किस तरीके से नहीं। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा सर? हमने आगे देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास एक कोई ब्लॉक है। अब इस पर ग्राफ कैसे बनाने की कोशिश करेगा और कैसे नहीं, मोशन क्या आएगा। तो इस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसको देखिए कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम लोग और इस चीज को क्या हम लोग समझेंगे। इसको आप बना लीजिएगा इसको पॉज करने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है बच्चा लोग। समय, अगर समय का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो समय है हमें नहीं समय देगा। चलिए, हमने यार क्वेश्चन एक है बच्चा लोग, क्या है क्वेश्चन? हमने कहा कि यहाँ पर एक वॉल है दीवार, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, कोई सरफेस है फ्रिक्शन, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है। यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये हमारे पास ब्लॉक एक ऐसे स्ट्रिंग रस्सी से बंधा हुआ है, इसका मास हमारे पास m दिया हुआ है जो भी है। अब अगर हम लोग कहें कि अगर इस फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाने लगे, हमने कहा कि यहां पर हमने एक फोर्स लगाया है और इस फोर्स की वैल्यू को हम इंक्रीज करें, तो इसमें जो रस्सी में टेंशन आएगा उसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? सिंपल सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग ये कहें कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो पहले तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लो कोई अगर परेशानी आती है तो सबसे पहले तो वही आपको बचाने के लिए जाएंगे, तो पहले ही जैसे ही फोर्स लगाएंगे बॉडी मोशन होना स्टार्ट करेगा, या फिर चाहेगा कि मैं मोशन कर लूं, लेकिन ये मोशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन है। और जैसे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक बढ़ता जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन आएगा। लिमिटिंग के बाद हमारे पास फोर्स जो होगा वो हमारे पास इसमें टेंशन को इंक्रीज करेगा, यानी जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहें कि इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं कि इसमें जो टेंशन आएगा, जो टेंशन T की अगर बात किया जाए, टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और ये अप्लाइड फोर्स, हम अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक है, ये FL तक होगा, हमारे पास यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, टेंशन का वैल्यू 0, और उसके बाद जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, तो इस ग्राफ का जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स F की बात हम लोग कर रहे हैं, जो F हमने अप्लाई किया है। तो इस पर ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉक अगर है, अगर उस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाया है, फ्रिक्शन है और इसमें टेंशन 0 है, तो पहले कौन फोर्स, पहले तो इसको यहां पर फोर्स जो लगाए हैं यहां तक जाने के लिए पहले इससे होके गुजरना पड़ेगा। कभी कभी लोग फिल्मों में डायलॉग, इस तक पहुंचने के लिए मतलब आपको मुझसे होकर के गुजरना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फेल होने से पहले और डर आपके फिजिक्स के डर और आपके बीच में मैं खड़ा हूं, इंजीनियर की इमेजिनेशन, ऐसा डायलॉग अगर बोला जाए तो फिर जैसे ये फ्रिक्शन यहां पर काम कर रहा है इस टेंशन को बचाने के लिए, वही चीज है और कुछ नहीं। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग जो स्टैटिक फ्रिक्शन और ग्राफ जो है, ग्राफ में अगर कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा अप्लाइड फोर्स में, तो हम लोग बना सकते हैं, उस चीज सिचुएशन को हम लोग समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग समझें व्हाट इज द फ्रिक्शन एंगल एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो सबसे पहले हेडिंग देखेंगे हम लोग, एंगल, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, व्हाट इज द फ्रिक्शन एंगल। आइए, फ्रिक्शन एंगल, इस पर भी बहुत काफी क्वेश्चंस बनते हैं। मान लिया जाए कि कोई ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन तो सभी जानना है हम लोगों को। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, P फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम लोग P फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इसकी टेंडेंसी मोशन की होगी, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहाँ पर है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होने लगेगा। जैसे जैसे हम लोग P को इंक्रीज करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे पास काम कर ही रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस और एक पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। जो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस होता है उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जो पैरेलल होता है उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब हमने कहा कि इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इनटू एन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका है भाई? रिजल्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे फ्रिक्शन एंगल कहते हैं। हमने कहा कि एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन and normal reaction with normal reaction। देखो ये तो रिजल्टेंट के लिए बोल रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन is known as फ्रिक्शन एंगल। ये तो थ्योरेटिकल हो गया और आप लोग इजीली इस बात को समझ सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो फोर्स हैं और अगर फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हमें वेक्टर की तरह ही जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो है ये एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स हमारे पास हो गया। अरे ये भी कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स का बार-बार अलग-अलग हम लोग दो पार्ट पढ़े। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये रिजल्टेंट मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ये कांटेक्ट फोर्स है। और ये कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ यानी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन एंगल कहलाएगा। तो अगर हम लोग कहें कि अगर इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग बनाए मतलब वेक्टर फॉर्मेट कहें, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों को जोड़ा गया है तो ये FL होगा, क्योंकि हम दो वेक्टर को ऐसे जोड़ सकते हैं, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा जाए और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया तो यही रिजल्टेंट होगा। हमने कह दिया कि ये रिजल्टेंट R है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इस बात को आप समझिएगा जरूर। ये रिजल्टेंट है इसीलिए पूरा मैंने लिखा है रिजल्टेंट। और ये एंगल जो होगा हमारे पास ये थीटा होगा। अब बताइए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का है, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो क्या हम लोग tan थीटा ऐसा नहीं लिख सकते हैं? tan थीटा FL अपॉन n। FL कितना है बच्चा? म्यू इनटू में n डिवाइडेड बाय n। n से n हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। tan थीटा हो गया म्यू। ये थीटा हमारे पास जो म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट अगर लिखते हैं कि tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा हो गया tan इनवर्स म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? tan इनवर्स म्यू। वेरी गुड। अब हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल। थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? म्यू पर। और म्यू किस चीज पर डिपेंड करता है? ड्राइनेस या वेटनेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, पॉलिश्ड सरफेस और द मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। जो दो बॉडीज हैं उनके कॉन्टैक्ट के मटेरियल पर हमारे पास म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है। म्यू हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन और FN पर डिपेंड नहीं कर सकता है, नहीं करता है। यानी थीटा जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यानी tan इनवर्स म्यू इज हमारे पास हो जाएगा फ्रिक्शन एंगल। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसकी वैल्यू हम लोग को हमेशा याद रखनी होती है। यानी म्यू की जगह पे हम लोग अगर कहीं कहीं हमें म्यू लिखना होगा तो हम tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा अगर हम लोग बात करें तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका हम लोग यूज बहुत बार करेंगे। where थीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, where थीटा इज द फ्रिक्शन एंगल। थीटा क्या है भैया? थीटा जो है हमारे पास सर फ्रिक्शन एंगल है, फ्रिक्शन एंगल। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनेंगे। इससे पहले कि हम लोग ये कहें कि कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे पहले हम लोग ये कहें कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उस चीज को जान लिया जाए। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? तो आइए नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन और नेक्स्ट क्या इसका अगर हम लोग कहें कि डेफिनेशन या फ्रिक्शनल फोर्स का अगर एक सबसे सिंपल पार्ट हम लोग कहें कि वो डेफिनेशन वाले जो भी पार्ट है इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल है और इस क्वेश्चन को समझना है एंगल ऑफ रिपोज के बाद। तो इसका अप्लाई कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा वो देखा जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज,
ऑफ रिपोज। हमने कहा कि देखो एंगल ऑफ रिपोज किसी भी इंक्लाइंटेड सरफेस का वो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जिस पर रखा हुआ बॉडी जस्ट एबल टू स्लाइड है। हॉरिजॉन्टल अगर प्लेन है तो उसका हमारे पास नहीं होगा। मान लो सपोज दैट ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये डस्टर, ये ब्लॉक है, ये रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, देखो ये आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन अभी मोशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जस्ट मोशन होने से पहले मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, हमने कहा कि जैसे ही मोशन शुरू होने के लिए जितना मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन चाहिए किसी भी इंक्लाइंटेड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, मैक्सिमम वो एंगल जहां पर रखा हुआ बॉडी जस्ट मोशन करने की केस में होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या सर, फिर से हमने कहा कि देखो बच्चा लोग, अगर हमारे पास कोई भी इंक्लाइंटेड अगर प्लेन है, अगर हम लोग इसको अगर इंक्लाइन करेंगे और ज्यादा इसका इंक्लाइनेशन बढ़ाते जाएंगे तो ब्लॉक हमारे पास मूव होने की टेंडेंसी में आ जाती है। आप लोगों ने इसको फील भी किया है। अगर आप बचपन में थे और आप पार्क में जाते थे जिसपे स्लाइडिंग वाला होता था, तो सीढ़ी से पहले पीछे चढ़ते हुए जाते थे और सीढ़ी से चढ़ने के बाद जब उस पे आप बैठते थे तो धीरे धीरे अपने आप को स्लिप कराते थे। तो जब आप उसका ऐसा इंक्लाइनेशन आ जाता था कि अब अपने आप स्लिप होने लगे हैं, जस्ट स्लिप होने लगे हैं, उस वक्त जो स्लोप का इंक्लाइनेशन होगा, देखो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग जो झूला झूलने जाते थे उसका जो स्लोप कुछ ऐसे हुआ करता था। यहां पर सीढ़ी थी और यहां तक आप लोगों को स्लाइड ऐसे कुछ स्लाइड होकर के ऐसे आना था और इसका स्लोप यहां पर ऐसे बना दिया जाता था। ये मैक्सिमम पॉइंट था। तो आप यहां से सीढ़ी पर लैडर से यहां पर चढ़ते हुए आए हैं और यहां आप बैठ गए, तो बैठने के बाद आप थोड़ा थोड़ा स्लाइड होते थे, घिसकने लगते थे और अपने हाथ को ऐसे पकड़े रहते थे, भी ग्रिप रहता था। तो जहां पर जस्ट आने के बाद अब आपको लगता था कि अब मैं स्लाइड हो जाऊंगा, वो जो पॉइंट है वही हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज है। अरे कैसे सर, इस चीज को और प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसका एक्चुअल डेफिनेशन समझ लें और इस चीज को हम लोग जान लें। हमने कहा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। फिर से हमने कहा कि किसी भी इंक्लाइंटेड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल, देखो ये मान लो इंक्लाइंटेड प्लेन है और इसके कोई ब्लॉक रखा है बच्चा, और यहां पर एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, थीटा नहीं अल्फा मान लो। हमने कहा कि अल्फा अगर ले लिए तो ये ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, अगर इन दोनों के कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे पास ये ब्लॉक रहेगा नहीं। थोड़ा सा भी अगर टिल्ट हो गया वो स्लाइड हो जाएगा, थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट हमारे पास जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम करेगा और mg अगर ये जितना एंगल अल्फा है वही एंगल अल्फा यहां पर होगा। कैसे? हमने कहा कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, ये 90 है तो ये अल्फा हो जाएगा। अरे सर जूम करके बताइए। हमने कहा कि ठीक है, देखो बेटा ये है हमारे पास कोई ब्लॉक, मैंने उसी को जूम कर दिया, जूम मतलब बड़ा कर दिया। अब देखो बेटा हमने कहा कि यहां पर एंगल मान लो कि ये अल्फा है, क्या है, अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ये 90 माइनस अल्फा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, और ये 90 माइनस अल्फा तो ये एंगल अल्फा, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। दो स्ट्रेट लाइन होंगे तो एंगल नहीं बदलेगा। कृपया आप लोग इसका, मैं ग्राफ का क्वेश्चन में बता चुका हूं, ग्राफ का एक बहुत अलग से वीडियो मैंने बनाया है बच्चा, उस ग्राफ को जाकर के आप देखेंगे और सभी ग्राफ जो मोशन इन वन डायमेंशन के जितने भी ग्राफ है, जो भी पार्ट है, उस सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा। जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट को आप जरूर से जरूर टाइप करिए, YouTube पर मैसेज कीजिए, आई विल मेक वीडियो सेपरेटली फॉर योर डाउट्स। ठीक है, आइए अब हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने कहा कि ठीक है सर ये एंगल अल्फा हो गया, हम लोग जानते हैं अल्फा हो गया, तो करें क्या? हमने कहा कि देखो ये फोर्स को हम लोग तोड़ देंगे। हम लोग या तो मोशन इसके अलोंग होगा, तो मोशन इसके अलोंग अगर होगा तो हमें इसके अलोंग फोर्स देखना होगा। तो इसके अलोंग कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इससे झुका हुआ कोई फोर्स है, टिल्टेड फोर्स है, इंक्लाइंटेड फोर्स है। इस प्लेन के इंक्लाइन में ये है, तो जो इंक्लाइन में होता है उसको तोड़ देते हैं। तो हमने तोड़ दिया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, जिधर से एंगल बनाएगा उधर क्या आएगा, mg cos थीटा यानी cos अल्फा। ये खत्म हो गया। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin अल्फा। ये mg sin अल्फा अब इसको मोशन कराने की कोशिश करेगा और ये मोशन को रोकने के लिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा।
हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिस पर ये बॉडी मोशन होने की स्टार्टिंग में हो, मोशन अभी हो नहीं रहा हो, मोशन जस्ट बिगिन होने वाला हो, तो उस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर जाएगा? लिमिटिंग। मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये सिर्फ ये कहना चाहता है बच्चा लोग कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? लिमिटिंग। और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन भी हमारे पास आएगा। तो हम लोग ये कहें कि फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये देखो फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा, तो दो ही फोर्स हैं, n माइनस mg cos अल्फा इक्वल्स टू। अब देखो बेटा, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी नेट फोर्स जीरो, यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया? mg cos अल्फा। वेरी गुड। अब हम लोग कहेंगे चलो ठीक है सर, प्लेन के फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन। अब हमने कहा कि प्लेन के पैरेलल एक फोर्स ये इसको खींच करके मोशन कराना चाहता है और ये कह रहा है रुक जा भाई, कहां जाओगे? तो ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, एक ऐसे नीचे लाना चाहता है, ये एक ऐसे ऊपर खींच रहा है, ये नीचे ये ऊपर, लेकिन मोशन अभी हो नहीं रहा है। और मोशन नहीं हो रहा है तो पैरेलल टू द प्लेन में भी फोर्स हमारे पास क्या होंगे? जीरो, यानी mg sin अल्फा माइनस fl इज इक्वल्स टू जीरो। और हम जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं? fl म्यू इनटू n होता है। तो हमने कह दिया कि mg sin अल्फा माइनस म्यू इनटू mg cos अल्फा। cos अल्फा क्यों आ गया सर? हमने कहा रे cos अल्फा ही तो नॉर्मल रिएक्शन है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो mg से mg क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, एक स्टेप में खाने जा रहा था लेकिन खाऊंगा नहीं, sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग कहते हैं कि sin अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू cos अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया? tan अल्फा, यानी tan अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग को लिखना हो तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू। वाओ, ये तो वही है सर जो एंगल फ्रिक्शन एंगल आया था, यानी फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज बराबर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू आया है, यानी जो इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज उसका tan इनवर्स का हमारे पास म्यू का आएगा। यानी हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों बराबर हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी भी इंक्लाइंडेड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो मैक्सिमम एंगल जिस पर रखा हुआ कोई भी ब्लॉक जस्ट एबल टू स्लाइड हो, जस्ट एबल टू स्लाइड, अभी मोशन नहीं है, अभी जस्ट मतलब मोशन शुरू कर रहा है, मतलब ये कहना क्या चाहता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा और मोशन हो ही नहीं रहा है, तो अगर नो मोशन नो एक्सीलरेशन, नो मोशन नो एक्सीलरेशन, इनर्शियल नॉन इनर्शियल की भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेल नो मोशन नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो मोशन मींस हमारे पास नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकली जो हमारे पास है, डेफिनेशन इनके अलग अलग है, लेकिन इनका जो वैल्यू होगा, यानी हम लोग एक साथ अगर ऐसा लिखें तो चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसका क्वेश्चन कैसे बनता है उस चीज पर भी हम लोग को बहुत विशेष ध्यान देना है, स्पेशली हम लोग को इस बात पर ध्यान रखना है। ठीक, अब हमने कहा कि देखो भाई थीटा इक्वल्स टू भी था हमारे पास, ये फ्रिक्शन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, और अल्फा इज इक्वल्स टू, ये थीटा क्या है? फ्रिक्शन एंगल, और ये क्या है भैया? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब इस पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। जो फ्रिक्शन के थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस और इसके क्वेश्चंस पर समझना है, तो हम लोग दोनों पर अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फ्रिक्शन एंगल क्या होगा और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए
हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। फिर से हमने कहा कि देखो क्वेश्चन का सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या मतलब कह रहा है कि देखिए हमारे पास ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास 10 केजी है। कितना है? 10 केजी। जी का वैल्यू हम लोग एज इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन का। मैक्सिमम फोर्स जो हम लोग इसको रेस्ट में रख सकते हैं वो कितना है हमारे पास भाई? मैक्सिमम फोर्स जो है हम लोग इसको रेस्ट में जो रख सकते हैं वो 20 न्यूटन है। मैक्सिमम फोर्स दैट वी कैन पुट इन दैट पोर्शन हम लोग कितना रख सकते हैं? 20 न्यूटन रख सकते हैं। तो बताइए इसमें एंगल ऑफ ये मैक्स फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स टू होल्ड इन रेस्ट, टू होल्ड इन रेस्ट। तो हम लोग ये कहेंगे भैया मैक्सिमम अगर फोर्स है तो FL डायरेक्ट दे दिया ना, FL इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अभी मोशन हो नहीं रहा है और FL इक्वल्स टू दे दिया। FL इक्वल्स टू हम जानते हैं म्यू इनटू n होता है और म्यू इनटू n हो गया तो भाई हमें ये बताइए इसका फ्रिक्शन एंगल कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा था। तो फ्रिक्शन एंगल, फाइंड द फ्रिक्शन एंगल अगर पूछा है तो म्यू इनटू n इक्वल्स टू 20 और n कितना है बेटा? n है हमारे पास यहाँ पर mg काम करेगा 100 न्यूटन का, तो ऊपर टेंशन नॉर्मल रिएक्शन n हो गया तो म्यू इनटू 100 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 20। तो म्यू इक्वल्स टू आ गया 0.2, कोई यूनिट होता नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स म्यू, म्यू का वैल्यू 0.2, 0.2 इतना हमारे पास आएगा। ये 0.2 रेडियन में है, ये ध्यान रखिएगा ये रेडियन में है। अगर हम लोगों को रेडियन से, अगर हमें पाई रेडियन में कितने हमारे पास डिग्री होते हैं? पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन खैर उसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास इसमें एकदम सिंपल फॉर्मेट है। ये नीट के लिए क्वेश्चन में हमारे पास सबसे आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे और लेवल बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलेंगे और इस चीज को समझेंगे। अब हमने कहा कि देखिए भाई क्या हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहते हैं वो उसी डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम मोशन करा रहे हैं सिर्फ पूरा का पूरा उसी डायरेक्शन में दे देंगे तो मोशन आसान होगा कि किसी और एंगल पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो होगा। कुछ लोगों ने कहावत सुनी है कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी अगर जो फोर्स डायरेक्ट हमारे पास मोशन नहीं करा सकते हैं तो हम लोग उन फोर्स को टेढ़ा कर देंगे। ये कैसे टेढ़ा करेंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जांपल नंबर 2, पहले तो हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज पे। हमने कहा कि देखिए एक ब्लॉक है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और म्यू का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है इन दोनों के बीच का। म्यू हमें जो दिया है म्यू इक्वल्स टू 0.4 दिया, 0.45 दिया या 0.5 मान लो, 0.5। हम लोगों को जो म्यू का वैल्यू दिया है वो 0.5 दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे ये बोल रहा है कि सर ये बताइए कि ये रखा हुआ जो 10 केजी का ब्लॉक है ये मोशन करेगा कि यहाँ पर रेस्ट पर रहेगा? अगर हम लोगों ने ऐसे इसको रख दिया 30 डिग्री पर तो ये मोशन करेगा कि ये ब्लॉक हमारे पास ये ऐसे ही रेस्ट में रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो इसका ये निकालेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज कितना है। तो 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू। हमने कह दिया कि अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.5। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल होगा तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में होगा। और अगर हमारे पास जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, मतलब जो हमारे पास जो इंक्लाइनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम इंक्लाइनेटेड है, तो ब्लॉक एकदम रेस्ट में होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो हमने कह दिया कि अल्फा का वैल्यू क्या है? 10 इनवर्स 0.5। इसका क्या मतलब है सर? हमने कहा कि देखो भाई ये 0.5 10 अल्फा, तो हम लोग कहेंगे अल्फा में कितना वैल्यू रख दिया जाए?
हमने कहा अरे रेडियन और थीटा, मैंने एक चीज अभी गलत बता दिया क्या रिवर्स वाले में, यहां पर तो ये वैल्यू है इसका, रेडियन में हम लोग का वैल्यू 10 इनवर्स थी, तो वैल्यू है ना ये पार्ट है 0.2 रेडियन में हम लोग को नहीं करना था। जो पहला वाला हमने बताया था, ये क्या बताया था, अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स या थीटा का वैल्यू जो हम लोगों ने अभी देखा था, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, हमारे पास कितना है 10 इनवर्स 0.2, तो ये रेडियन वडियन कुछ नहीं है, मतलब रेडियन में हमारे पास जो ये आएगा एंगल ना हमारे पास, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम रेडियन में लेकर के चल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू था बच्चा, तो इसमें आप लोग उस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, रेडियन से पाई और उससे के लिए नहीं, वो ऐसे ही मैंने बता दिया था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था। तो अब हमको ये बताइए 10 अल्फा में ये 1/2 हो गया, अब बताओ 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू होता है 1। अब बताओ 1/√3 हमारे पास जो √3 है 1/√3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो हमने कहा कि सर देखिए हम लोग कहें कि जो ये 1/2 और 1/√3 में कौन बड़ा है, हमने कहा कि अगर नीचे की वैल्यू जो होगी अगर वो बड़ी होगी तो वैल्यू छोटी होगी, तो अब हमने कहते कि देखो भाई 1/2 में हमारे पास 1/√3 हमारे पास क्या है, बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो इसका एंगल बड़ा होगा, यानी ये वैल्यू छोटी है तो ये एंगल छोटा होगा, यानी जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कम है, एंगल ऑफ रिपोज जो है वो कम है, और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो दिया है वो ज्यादा दिया है। क्या कहना चाहते हैं सर, हमने आगे फिर से समझते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, तो मतलब ये ब्लॉक हमारे पास स्लाइड कर रहा होगा, और स्लाइड कर रहा होगा तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमारे पास सब सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमने कहा कि देखो भाई हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होता है, एंगल ऑफ रिपोज, तो इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो 10 अल्फा यानी हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू ये 1/2 है। अब हम लोग जानते हैं 10 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और 1/√3 ज्यादा वैल्यू है, 1/3 मतलब हम लोग कहें कि 1/√3 इज ग्रेटर देन 1/2, देन हमारे पास 30 डिग्री इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू छोटा है, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, यानी एंगल ऑफ रिपोज यहां पर कहीं अगर होता हमारे पास ब्लॉक, तो ये जस्ट अभी हमारे पास मोशन कर रहा होता, अगर उससे ज्यादा हम उठा दिए हैं बच्चा लोग तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास मोशन में होगा, क्या होगा यार, मोशन में, मतलब इसका एक्सेलरेशन आएगा, यानी ये ब्लॉक हमारे पास कैसे है, मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंडेड हमारे पास क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब मोशन कर रहा है सर, तो एक्सेलरेशन बताइए, तो हम लोग फाइंड द एक्सेलरेशन, द ब्लॉक इज मूविंग और नॉट, हम लोग ये पहला क्वेश्चन था, ब्लॉक इज मूविंग और नॉट, ये पहचानना था। अब इसका एक्सेलरेशन, इफ मूविंग then find acceleration, अब एक्सीलरेशन निकालना होगा तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हम लोगों को देखना है भैया कितना काम करेगा, तो अगर हमारे पास मोशन कर रहा है और म्यू इक्वल टू 0.5 दिया है और कोई दूसरा वैल्यू नहीं दिया, तो हम लोग मान करके चलेंगे कि ये म्यू इक्वल टू 0.5 ही इसका काइनेटिक और डायनेमिक दोनों है। हालांकि अगर वैल्यू दिया हुआ है, अगर ये स्टैटिक दिया हुआ है और दूसरा म्यू डायनेमिक दिया हुआ है 0.4, तो हम 0.4 रख लेते, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं दिया तो हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक जो है वो दोनों एक ही मानेंगे। तो हमने कहा कि इसका जस्ट अभी एक्सेलरेशन जो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, तो हमने कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो हमने कह दिया कि देखिए भैया ये जो वेट होगा वो 100 न्यूटन का हो गया, क्योंकि जी का वैल्यू हमारे पास 10 है, इधर क्या आ जाएगा 100 sin 30 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 cos 30, क्योंकि ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा 30 और ये है नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F। अब हम लोग कहें कि देखो भाई ये इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी 100 √3/2, यानी हो गया हमारे पास n इक्वल टू 50 √3।
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो हो गई 50√3, और अगर ये फोर्स ज्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए था। अब हम लोगों ने कहा कि फॉर एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा 100 sin 30 माइनस एफ इज इक्वल्स टू में मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी 10 इनटू ए। ये कौन बोला था? ये नेट फोर्स हो गया, ये मास इनटू एक्सीलरेशन, ये एफ नेट है और ये मास इनटू एक्सीलरेशन है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बताइए, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? हाँ सर सहमत हैं। और अगर सहमत हैं तो ठीक है, हम लोग इस चीज को एफ नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें। हमने कहा कि चलो एफ, जो एफ की वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू इनटू एन होगा, और 100 sin 30 ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 50 माइनस ये कितना है म्यू 0.5 इनटू एन, एन कितना है 50√3 इज इक्वल टू 10 इनटू ए। अब बता दो मेरे प्यारे सी बच्चों जल्दी से, हमने कहा कि 50 माइनस ये 1/2 हो गया, यानी 25√3 इज इक्वल टू 10 ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2.51 माइनस √3। ये आ गया हमारे पास 50√3 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, क्या आ गई 50√3 की जो वैल्यू आ गई बच्चा लोग, वो हमारे पास कितने से ज्यादा है, हमारे पास ये ये यहाँ पर सॉरी 2 आएगा ना, 2 आएगा, 2 माइनस √3। अभी कहेंगे वहां पर माइनस कैसे आ गया, देखो फिर से ये कहां से ऐसे कर लिया सर। हमने कहा कि देखो भैया 50 माइनस 25√3, तो हम लोग कहेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2.5 √3 इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2.5, हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चा, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो हम लोग कैलकुलेशन ना करके इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस जो हम लोगों ने अभी किया कि एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन 2√3 से ज्यादा होता है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। फ्रिक्शन है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हम लोग हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको भी इन बातों पर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी अगर आपको डाउट होगा आप मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं अब अगले लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा इसके और अच्छे क्वेश्चन और एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी अगर आपको दिक्कत है तो जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।